हेलो एवरीवन, मैं मिथुन दोरिया और आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इससे पहले हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन के कौन कौन से टाइप होते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस। अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड। जो मेन पॉइंट है वो क्या है? मेन पॉइंट है इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट क्या करता है, पोजीशन लेता है, टेक द प्लेस, पोजीशन लेता है अनदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट की। कैसे? उस एलिमेंट को उसके कंपाउंड से बाहर निकाल कर। जैसे एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, क्या करेगा, ये जो एलिमेंट होता है ये कंपाउंड के अंदर से एलिमेंट को बाहर निकाल के खुद उसकी जगह पे आ जाता है। एग्जाम्पल से हमें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है? डिस्प्लेस करना, यानी जगह चेंज करवाना। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे CuSO4 प्लस Zn, इफ ZnSO4 प्लस Cu। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो Zn है, Zn इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट, और जो Cu है लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो जब हम एक बीकर के अंदर CuSO4 और Zn को कंबाइन करवाएंगे तो Zn क्या करेगा, Cu को उसके कंपाउंड से बाहर निकाल देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। ठीक है, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो Zn ने क्या किया, वन एलिमेंट, ये रहा वन एलिमेंट, टेक द प्लेस लेगा किसका? अनदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट का, इन ए कंपाउंड, उसके कंपाउंड में से, मतलब उसको कंपाउंड में से उसको बाहर निकाल के खुद उसकी जगह पर आ जाएगा। जैसे Zn Cu को बाहर निकाल के SO4 के साथ खुद कंपाउंड बना लेगा और Cu का मिलेगा हमें एज ए मेटल बाहर अलग से मिलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल होगा किसका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब एक बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगी और कब नहीं होगी। तो ये हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर के अंदर, जो 10th का थर्ड चैप्टर आता है मेटल एंड नॉन मेटल्स। वहाँ पे आपको एक सीरीज दी जाती है, किसकी? रिएक्टिविटी सीरीज। उस रिएक्टिविटी सीरीज में हमें ये पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। तो जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके खुद वहाँ पे आएगा, और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को तो डिस्प्लेस कर नहीं सकता, तो वो रिएक्शन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी का रिवर्स करते, जैसे मान लो हमारे पास होता ZnSO4 प्लस Cu, तो अगर हम ये रिएक्शन करवाते तो इस रिएक्शन में क्या होता? ये रिएक्शन होती नहीं, मतलब हमें प्रोडक्ट मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि Cu क्या है? लेस रिएक्टिव है, और ZnSO4 क्या है? Zn जो है वो क्या हमारा? मोर रिएक्टिव। तो इसलिए जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव है, उसकी कंपाउंड से बाहर नहीं निकाल पाएगा, और अगर बाहर नहीं निकाल पाएगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, उससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो ये रहा, CuCl2 प्लस Pb का होता है लेड। जब हम इन दोनों कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? PbCl2 प्लस Cu। तो आप एग्जांपल को देख के बता सकते हो कि अगर ये रिएक्शन हुई है तो इसका मतलब क्या है कि जो Pb है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? Cu से। दिस इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट।
और ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मैंने आपको पहले बताया कि मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव कैसे पता चलेगा, वो रिएक्टिविटी सीरीज आती है थर्ड चैप्टर के अंदर, तो वहाँ से हमें ये पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है, और कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है तो रिएक्शन होगी, और अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा तो वो रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो लैंड है ईडी है, उसने क्या किया, इस कंपाउंड के अंदर से सी को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और खुद पीबी के साथ कंपाउंड बनाएगा Cl2 के साथ। तो ये हमारा क्या बना है कंपाउंड PbCl2 प्लस Cu। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट कंपाउंड के अंदर से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके खुद कंपाउंड बनाता है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक पहचान और है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक तो एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में की क्या पहचान है कि दोनों ही रिएक्टेंट में जो रिएक्टेंट जो होंगे उनके अंदर जो रिएक्टेंट है वे दोनों कंपाउंड होंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते पहले क्या बोलते हैं डेफिनेशन। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स, क्या बोला था मैंने, दो कंपाउंड रिएक्ट, आपस में रिएक्ट करेंगे बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन, और क्या करेंगे आपस में आयन का एक्सचेंज। जब उनके बीच में रिएक्शन होगी तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अपने आयन एक्सचेंज कर लेंगे टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, और क्या करेंगे, दो नए कंपाउंड बनाएंगे। आर कोल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। क्या हुआ, दो रिएक्टेंट में दो कंपाउंड होंगे, दो कंपाउंड आपस में आयन एक्सचेंज करेंगे, और आयन एक्सचेंज करने के बाद दो नए कंपाउंड बनाएंगे, और उस पूरी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एग्जाम्पल के जरिए हम देखते हैं कि कैसे आयन एक्सचेंज होंगे एक रिएक्शन के अंदर। तो एग्जाम्पल हमारा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस AgNO3 प्लस NaCl, ये भी एक्वस फॉर्म में है और ये भी हमारे पास एक्वस फॉर्म में है। तो क्या होगा, हमें मिलेगा AgCl प्लस में NaNO3, ये हमारे पास दो कंपाउंड में मिलेंगे, और इन कंपाउंड में से जो AgCl है वो हमारे पास किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में, और जब ये क्या होगा, एक्वस फॉर्म के अंदर ही होगा। तो अब हुआ क्या, हम वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसे AgNO3, जो AgNO3 है वो बना है दो आयन से, एक है हमारे पास Ag+1 और एक है हमारे पास NO3 -1। ऐसे ही अगर NaNO3 की बात करते हैं, NaCl की बात करते हैं तो Na+ और Cl-। ऐसे क्या हुआ, दो रिएक्शन, दो जो रिएक्टेंट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, और अपने आयन के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब एक्सचेंज कैसे हो वो देखते हैं। तो फर्स्ट वाले का जो पॉजिटिव आयन है वो सेकंड वाले के साथ कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, और ऐसे ही जो फर्स्ट वाला नेगेटिव एलिमेंट है, नेगेटिव आयन है, वो फर्स्ट उसके साथ पॉजिटिव आयन बनाएगा। अब तो जैसे इन दोनों आपस में कंपाउंड बनाए तो AgCl, हमें AgCl मिल गया, NaNO3 हमें NaNO3 मिल गया। तो क्या बोला था, टू कंपाउंड, दो कंपाउंड हो गए, और क्या कर रहे हैं, आपस में आयन एक्सचेंज कर रहे हैं। आपने देख लिया कि आयन कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं, दोनों कंपाउंड ने अपने अपने आयन आपस में बदल दिए, और क्या किया, दो नए कंपाउंड बना दिए। ठीक है, तो इसको, इस पूरी रिएक्शन को, ये जो हमारी रिएक्शन है, इस पूरी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसमें एक खास बात और है जो हम देखेंगे। इसके अंदर एक कंपाउंड हमें किस फॉर्म में मिला है, सॉलिड फॉर्म में। इस सॉलिड फॉर्म वाले जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट जनरली क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक सॉलिड
प्रोडक्ट होता है जो क्या है कंपाउंड के अंदर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो बीकर में हमें एज ए प्रोडक्ट जब मिलेगा तो AgCl जैसे यहाँ पे नीचे ऐसे सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, और जबकि जो NaNO3 है वो हमें सॉल्यूशन के अंदर ऐसे मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। और जिन रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है उस पूरी रिएक्शन क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन हमारे पास, ये दो रिएक्शन का एग्जांपल है, फर्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट और सेकंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है तो आप क्या बोलोगे, दोज रिएक्शन इन विच ए इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड नॉन एज प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हम लिख भी लेते हैं इस डेफिनेशन को, पहले आप इसको उतार लीजिए, नोट कीजिए, फिर हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। तो अगर हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है, दोज रिएक्शन इन विच ए इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिन रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट फॉर्म में हमें एक सॉलिड सब्सटेंस मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसकी एक खास बात और है जो आपको ध्यान रखनी है कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट दोनों एक्वा स्टेट के अंदर होना चाहिए, और प्रोडक्ट के अंदर भी एक ही जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड में होना चाहिए, दूसरा क्या किस में होना चाहिए, एक्वा स्टेट के अंदर। ये आपको खास बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और उन्हीं रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आपने पीछे देखा है, एक एग्जाम्पल और समझेंगे जिससे हमें जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो और अच्छे समझ में आ सके, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है BaCl2 और CuSO4। अब हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर कैसे आयन बनेंगे और फिर वो कैसे हमारे पास प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो फर्स्ट हम ब्रेक करते हैं इसको BaCl2 को। तो BaCl2 कैसे ब्रेक होता है, Ba2+ और Cl-1, ऐसे Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। अब क्या हुआ, ये जो आयन है वो किसके साथ कंबाइन करेगा, इसके साथ, सेकंड कंपाउंड के आयन के साथ, और CuSO4 किसके साथ कंबाइन करेगा, इसके साथ। एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव जो आयन है वो कभी भी पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन नहीं करेगा, और ऐसे नेगेटिव आयन क्या है, नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये किसके साथ कंबाइन कर रहा है, SO4 के साथ, क्या बनाया, BaSO4। Cu के साथ कंबाइन कर रहा है Cl- के साथ, तो क्या बना रहे हैं, CaCl2। इसमें भी दोनों एक्वा स्टेट के अंदर है, और प्रोडक्ट में हमें एक सॉलिड बन रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, PPT, और साथ में CaCl2। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल होगा किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, नहीं सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। तो आई होप दो एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आपको दो एग्जांपल से ये समझ आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है और उसके अंदर आयन का जो एक्सचेंज है वो कैसे होता है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कैसे होती है, और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट और मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो एक दूसरे की जगह कैसे एक्सचेंज करते हैं, कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप बात करो आयन की, भाई कैसे कोई कंपाउंड कैसे आयन में ब्रेक होगा, अगर आपको इसका एक सेपरेट लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इसके लिए आपको एक सेपरेट लेक्चर बना के दूंगा जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि एक कंपाउंड को कैसे आयन के अंदर ब्रेक किया जाता है और किसके ऊपर कैसे क्या चार्ज आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जनरली बच्चों को इस रिएक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि कब ऑक्सीडेशन हो रहा है, कब रिडक्शन हो रहा है, और कब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो उसको समझने का एक आसान सा तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम डेफिनेशन के ऊपर फोकस करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम आसानी से बता सकते हैं कि कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या नहीं है। तो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी सब्सटेंस का अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दो केस हैं, दो केस में से अगर एक ही कंडीशन पॉसिबल है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। दोनों कंडीशन पॉसिबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। एक कंडीशन में अगर हो रही है, चाहे ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो,
दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन होती है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो जो मेन पॉइंट है वो क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल के हेल्प से हम ये देखेंगे कि कैसे ये रिएक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस Zn, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो क्या हुआ, Zn O प्लस Cu, ये हमारे पास एज ए रिएक्टेंट और एज ए प्रोडक्ट हमारे पास रिएक्शन आ चुकी है। अब इस रिएक्शन को हम देखते हैं कि इसके अंदर किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो देखिए पहले हम बात करते हैं CuO की। तो इस सब्सटेंस के पास पहले जो कॉपर है, कॉपर के पास पहले कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन थी, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल हम देखते हैं CuO प्लस Zn। CuO और Zn आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ZnO प्लस Cu। तो सबसे पहले हम जो अपना फोकस है वो करते हैं कॉपर ऑक्साइड के ऊपर। कॉपर ऑक्साइड के ऊपर तो इसके अंदर जो कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन की पहले कुछ अमाउंट थी। मान लो कि अपने पास जो कॉपर के साथ थी ऑक्सीजन की अमाउंट मान लो 10 ग्राम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, ये कंपाउंड किस में अंदर कन्वर्ट हो गया, ओनली कॉपर के अंदर। यानी कि प्रोडक्ट में कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन की अमाउंट थी, ऑक्सीजन की अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, वो कितनी होगी, 0 ग्राम। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी आ गई, जो ऑक्सीजन जो अमाउंट थी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। सेकंड, तो यहाँ पे हुआ है रिडक्शन, जो हम आगे डेफिनेशन में बात करेंगे। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे अमाउंट डिक्रीज और इंक्रीज हम देखते हैं। एक ही सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर कंपेयर करते हैं कि भाई ये सब्सटेंस रिएक्टेंट में था, ये सब्सटेंस प्रोडक्ट में था, और इसके अंदर क्या इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। जैसे नेक्स्ट बात करते हैं जिंक की। तो लेट्स से जिंक के साथ जो ऑक्सीजन था पहले वो था 0 ग्राम, हमें दिख ही रहा है कि उसका जिंक के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन जैसे ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ तो लेट्स से अब इसके पास जो ZnO है इसके अंदर 10 ग्राम ऑक्सीजन आ चुकी है, ठीक है। तो जैसे ऑक्सीजन इसके अंदर आई तो अब इसके अंदर क्या हुआ है, अमाउंट इंक्रीज हुई है, अमाउंट इंक्रीज, और अमाउंट क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसके अंदर ऑक्सीजन क्या हुई है, ऐड हुई है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यानी कि जो जिंक है, ये जो जिंक है इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों, क्योंकि जिंक के पास पहले ऑक्सीजन की कोई अमाउंट नहीं थी, और अब इसके पास अमाउंट है। मैंने ये बताया कि एक ही एलिमेंट को हमें कंपेयर करना होता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम कभी नहीं देखते, हम देखते हैं दूसरे एलिमेंट्स को। उन एलिमेंट्स के अंदर उनकी अमाउंट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की, वो देखना है। जैसे जिंक के अंदर क्या हो रहा है, जिंक किसमें कन्वर्ट हुआ, ZnO के अंदर। तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो इंक्रीज हुई है, और इंक्रीज होने मतलब क्या है, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो समझ में आ गया आपको कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है और कैसे देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन क्या होता है, तो अगर रिडक्शन की डेफिनेशन बात करते हैं तो जस्ट इसका अपोजिट होती है रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन from a substance which called reduction reaction। इसका जो अपोजिट है, इसके अंदर रिडक्शन में क्या होता है, या तो किसी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही हो या फिर किसी सब्सटेंस के अंदर से ऑक्सीजन रिमूव हो रही। जैसे हमने यहाँ पे देखा था CuO किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, CO के अंदर। तो इसके अंदर क्या हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीजन में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। जैसे ये हमने देखा, ये एग्जांपल 10 ग्राम थी, 0 ग्राम हुई। तो डिक्रीज इन ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यानी कि अगर हम देखें, आप अगर इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको प्रॉपर वे में लिख के दिखाता हूँ। तो देखते जैसे कॉपर ऑक्साइड के अंदर पहले ऑक्सीजन थी,
अब रिमूव हो चुकी है, यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीजन, और डिक्रीज इन ऑक्सीजन मतलब होता है रिमूव ऑक्सीजन, डिक्रीज मतलब क्या होता है रिमूव होना, तो यानी कि रिमूवल ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है रिडक्शन। तो यानी कि कॉपर ऑक्साइड का CuO का क्या हुआ है रिडक्शन। सेकंड, जिंक के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी रिएक्टेंट में, जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो उसके पास ऑक्सीजन आ गई, यानी कि इंक्रीज इन ऑक्सीजन, और इंक्रीज का मतलब होता है ऐड होना, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। यानी अगर हम कह सकते हैं कि Zn का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्टेंट सब्सटेंस में होते हैं, प्रोडक्ट सब्सटेंस का नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको पूछो भाई इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, इसका कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वो दोनों इनका हुआ, इनके इसके अंदर ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, इनका कुछ नहीं होता। ठीक है, एक एग्जांपल और देखें हम, एक एग्जांपल और से आपको ये समझाएगा अच्छे से कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैसे देखा जाता है। ये एग्जांपल हमारा ऑक्सीजन की फॉर्म में था, नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम हाइड्रोजन की फॉर्म में, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम H2SCl2 कंबाइन करके क्या बनाते हैं सल्फर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो यहाँ पे हम देखें हाइड्रोजन की फॉर्म में। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, पहले बात करते हैं H2S की। मैंने पहले भी आपको बताया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं देखना है, बाकी सब्सटेंस को देखना है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है, या फिर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है रिमूव हो रहा है, उनको देखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सल्फर को, सल्फर के साथ जो सल्फर है उसके साथ पहले हाइड्रोजन है, और जब ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ तो उसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि हाइड्रोजन क्या होगा डिक्रीज होगा, जो हाइड्रोजन का अमाउंट है सल्फर के साथ वो डिक्रीज होगी, यानी कि हाइड्रोजन क्या होगा रिमूव होगा। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स ऑक्सीडेशन। तो अगर हम बात करते हैं किसकी H2S की, तो H2S का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन की जो है वो कमी आई है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन के अंदर पहले क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं थी, लेकिन जैसे ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ इसके पास कुछ ना कुछ हाइड्रोजन की अमाउंट आ गई, यानी कि क्या हुआ है जो क्लोरीन है उसके साथ हाइड्रोजन की अमाउंट इंक्रीज हुई है, और इंक्रीज होने मतलब क्या होता है एडिशन, मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है रिडक्शन। तो मींस कहने का मतलब है जो Cl2 क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या हुआ है रिडक्शन हुआ है। तो ऐसे हमने देखा कि ऑक्सीजन एग्जांपल देखकर कि कैसे जो ऑक्सीजन है उसके टर्म में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे देखते हैं, और इस एग्जांपल में हमने देखा कि अगर हाइड्रोजन रिमूव और ऐड हो रहा है तो वहाँ पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कैसे जो प्रोसेस है वो हो रही है वो देखते हैं एग्जांपल। और मैंने आपको ये बताया किसका रिडक्शन हुआ और किसका ऑक्सीडेशन हुआ। और इम्पोर्टेंट बात क्या थी, जो रिएक्टेंट होते हैं उनका ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ये बात आप ध्यान रखना। तो आई होप आपको अच्छा समझ आ गया। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम।